हाय एवरीवन। आज हम क्लास 9th इंग्लिश की मोमेंट्स बुक का 4th लेसन पढ़ेंगे। द नेम ऑफ द लेसन इज इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो सबसे पहले मैं आपको इस स्टोरी का एक इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर हम उसके बाद कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे। एक्चुअली इस पूरी स्टोरी को सिंप्लीफाई करके मैंने कुछ पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है, सो विल बी डिस्कसिंग दोज पॉइंट्स एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग देम टू यू। देन आखिरी में हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। So let us begin with the introduction of the story. This story is a Kannada folk tale. So basically ये जो कहानी है ये कन्नड़ा folk tale है। कन्नड़ is what? A regional language of कर्नाटका। कर्नाटका में लोकली कन्नड़ भाषा बोली जाती है और folk tales यानी ऐसी कहानियाँ जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती हैं। तो ये स्टोरी कर्नाटका की एक folk tale है। This story is taken from the books Folk Tales of India written by A.K. Ramanujan. So there's this book called Folk Tales of India. उस बुक से इस स्टोरी को लिया गया है and that book is written by A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan एक इंडियन पोएट थे। वो इंग्लिश और कन्नड़ दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखते थे। With the help of this story, author tries to show that fools are so dangerous that only very wise people can set them right. इस स्टोरी के थ्रू राइटर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि फुलिश पीपल आर वेरी डेंजरस और बहुत समझदार इंसान ही उन्हें ठिकाने लगा सकता है। इन दिस स्टोरी फूल्स हैव अ स्ट्रेंज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड वे ऑफ जजमेंट। इट इज ओनली द वाइस गुरु हु ब्रिंग्स देयर किंगडम इनटू द स्टेट ऑफ नॉर्मैलिटी। तो इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस कहानी में कुछ मूर्ख लोग हैं। इस स्टोरी में कुछ मूर्ख लोगों की बात हो रही है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन और जजमेंट का तरीका बड़ा अजीब था। तो एक गुरु थे जो बहुत समझदार थे। इस फुलिश किंगडम को उन्होंने ही नॉर्मल बनाया था। हु आर द फूल्स इन द स्टोरी एंड व्हाट हैपेंस टू देम? लेट्स फाइंड आउट। इस स्टोरी में जो फूल्स की बात हो रही है वो कौन है और क्या होता है उनके साथ, आइए देखते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट्स। तो इस किंगडम यानी कि किंगडम ऑफ फूल्स में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। अंडर देयर रूल पीपल वर्कड एट नाइट एंड एंजॉयड स्लीप एट डे टाइम। वो नहीं चाहते थे कि दूसरे किंगडम्स की तरह ही उनके किंगडम में भी चीज़ें नॉर्मल सी हों, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो दिन को रात और रात को दिन मानेंगे। उनके शासन में लोग रात को काम करते थे और सुबह सोते। सारी शॉप्स रात को ही खुलती थी, सब लोग रात को ही काम करते थे, क्योंकि अगर कोई ऐसा नहीं करता था तो उसे सजाए मौत मिलती। तो लोग डर से वही करते थे जो राजा ने उनसे कहा है। इवन दे ट्रेन्ड कैटल टू स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम। इवन वहाँ के लोगों ने अपने जानवरों को भी दिन के समय सोने की ट्रेनिंग दे दी थी। तो जानवर भी सुबह सोते थे और रात में जगते थे। वन फाइन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल visited the kingdom and were surprised about the reversed rules set by the king and his ministers. तो एक दिन की बात है, एक गुरु और उनके डिसिपल यानी शिष्य उस किंगडम ऑफ फूल्स में जाते हैं। दिन का समय था, वो दिन में वहां पर पहुंचे थे, पर कोई भी उन्हें नजर नहीं आ रहा था। इवन जानवर भी नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि सब लोग सो रहे थे। और शाम के वक्त उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पूरा का पूरा गांव जाग के अपने अपने काम पर जा रहा है। और ये उल्टा सा रूल देखकर वो दोनों गुरु और शिष्य सरप्राइज हो जाते हैं। अब वो सुबह से आए हुए हैं, जब वो आए थे तब सारी शॉप्स बंद थी और अब शाम के वक्त सभी दुकानें खुल रही हैं। तो वो बाजार की ओर निकल जाते हैं ग्रोसरी आइटम्स लेने के लिए कि हम सामान ले जाएंगे और घर पर खाना पकाकर खाएंगे। दे वर मोर एस्टोनिश्ड to find out that everything in the kingdom cost a single duddu. अब भाई इस किंगडम का एक रूल तो बड़ा अजीब था कि सब लोग रात को काम करेंगे और सुबह को सोएंगे। अब वो इस किंगडम की एक और चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पर हर एक चीज़ का प्राइस सेम है। एक डुड्डू में वो सब कुछ खरीद सकते हैं। डुड्डू इज़ बेसिकली मनी इन कन्नड़ लैंग्वेज। चाहे गेहूं की एक बोरी हो या मिठाई का एक टुकड़ा, एक डुड्डू में वो जो चाहे वो खरीद सकते हैं। The guru and the disciple were happy initially
as they could buy anything by just spending a rupee. तो इस चीज़ को देखकर वो गुरु और शिष्य शुरू में तो खुश हो जाते हैं कि यार चलो सही है, एक डुड्डू में हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कितना सस्ता है यहाँ पर सब कुछ. However, the Guru understood that it was not a wise decision to stay in a kingdom of fools, so he left. अब ये देखकर कि यहाँ के रूल्स कितने अजीब हैं कि सब लोग रात को काम करते हैं और दिन को सोते हैं, मार्केट में हर चीज़ एक डुड्डू में ही मिल जाती है. वो गुरु समझ जाते हैं कि भाई ये मूर्खों का किंगडम है और यहाँ से निकल जाने में ही भलाई होगी, ये एक वाइज डिसीजन नहीं होगा कि हम यहाँ पर रहें. सो ही लेफ्ट. तो गुरु तो चले गए वहाँ से. ही आस्क्ड द डिसिपल टू लीव टू. और उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि भैया तुम भी चलो मेरे साथ, यहाँ पर रहने में समझदारी नहीं है. पर वो डिसिपल था बहुत फूडी, तो उसने गुरु को मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, आप चले जाइए. तो गुरु चले गए और शिष्य यानी कि उनके डिसिपल वहीं पर थे. बट हिज डिसिपल वॉज अनविलिंग टू लीव द किंगडम because of the ready availability of good food at such a low price. गुरु तो वहाँ से चले गए but the disciple was unwilling to leave the kingdom. वो जो शिष्य था उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वो इस किंगडम को छोड़कर जाए, क्योंकि वहाँ पर इतना अच्छा खाना इतने कम प्राइस पर मिल रहा था. So disciple was not ready to leave the kingdom. गुरु चले गए, disciple वहीं पर रह गया. He was a big foodie, so he ate plenty of food and grew fat in a matter of a few days. वो डिसिपल बहुत बड़ा फूडी था, तो उसने बहुत सारा खाना खाया. क्योंकि एक सिंगल डुड्डू में उसे इतना कुछ मिलता था, तो वो बहुत सारा खाना खाकर कुछ दिनों में ही बहुत मोटा ताज़ा हो गया. One day, a thief broke into the house of a rich merchant by making a huge hole in the wall and sneaked in. अब एक बार की बात है, उस किंगडम ऑफ फूल्स में एक चोर एक अमीर मर्चेंट यानी कि व्यापारी के घर में घुस गया. चोर ने क्या किया, दीवार पे एक बड़ा सा छेद बनाया और वो मर्चेंट के घर में घुस गया. While he was returning with the stolen items, the wall of the house collapsed on his head, killing him instantly. जब वो चोर चोरी किए हुए सामान के साथ वापस आ रहा था, तब वो दीवार उस चोर के ऊपर गिर गई और चोर वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट मर गया. However, the thief's brother approached the king and complained to him that the house owner should be punished for not building a strong wall and that he should be given compensation for his brother's death. अब जब चोर मर गया है तो उसका भाई जाता है राजा के पास. मूर्खों के किंगडम का जो राजा था उसके पास चोर का भाई जाता है कंप्लेन लेकर कि भाई ये हाउस ओनर जो था मर्चेंट, इसको तो अपना घर मजबूत बनाना चाहिए था, इसने कमज़ोर सी दीवार बनाई जिसकी वजह से बेचारा मेरा भाई मर गया. वो बेचारा तो अपना फैमिली प्रोफेशन ही कैरी आउट कर रहा था, हमारे फैमिली में जो काम करते हैं मेरा भाई वही काम कर रहा था, वो बेचारा मासूम मारा गया मर्चेंट की लापरवाही की वजह से, और अब मुझे मेरे भाई की मौत पर कंपनसेशन चाहिए. द किंग इमीडिएटली समन्ड द मर्चेंट टू हिज कोर्ट. अब ये बात सुनकर किंग ने क्या बोला कि भैया तुरंत प्रभाव से उस मर्चेंट को यहाँ कोर्ट में पेश किया जाए. सो व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड ही ब्लेम्ड द ब्रिकलेयर फॉर बिल्डिंग अ वीक वॉल. अब जब मर्चेंट आ गया, व्यापारी आ गया, उसने बोला माय लॉर्ड मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, कसूर तो उस ईंट बिछाने वाले का है, जो ब्रिकलेयर था, जो मिस्त्री था, उसकी गलती है ना, उसने एक कमज़ोर दीवार बनाई. फिर राजा सोचता है कि हाँ यार बात तो सही है, तो फिर राजा ऑर्डर करता है अपने सिपाहियों को कि उस मिस्त्री को यहाँ पर पेश किया जाए. सो द ब्रिकलेयर एन ओल्ड मैन वॉज कॉल्ड टू द किंग्स कोर्ट and he pleaded with the king to punish the dancing girl for distracting his attention from work as she went to and fro that street all day wearing jingling anklets. फिर वो मिस्त्री आता है राजा के दरबार में. वो कहता है कि सर माना कि मैंने कमज़ोर दीवार बनाई, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप उस डांसिंग गर्ल को पनिश कीजिए, क्योंकि जब मैं दीवार बना रहा था तो वो पायल पहनकर गली में आ जा रही थी, तो उसके पायल की वजह से मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा था,
जिसकी वजह से मैंने एक कमज़ोर दीवार बनाई और इस दीवार के नीचे दबकर चोर का भाई मर गया। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस डांसिंग गर्ल, उस नाचने वाली लड़की को आप पनिश कीजिए। अब इतना सुनते ही वो राजा अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि जाओ भैया उस डांसिंग गर्ल को पकड़ के लेकर आओ। अब वो जो डांसिंग गर्ल थी वो एक बूढ़ी औरत है, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है, वो दीवार बहुत सालों पहले बनी थी। द डांसिंग गर्ल हु हैड बिकेम ओल्ड नाउ blamed the goldsmith as he had delayed his work and made her walk up and down that street several times. फिर वो डांसिंग गर्ल आती है, उसको पेश किया जाता है कोर्ट में। डांसिंग गर्ल ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो तो एक गोल्डस्मिथ था, मैंने इसको एक ज्वेलरी बनाने के लिए दी हुई थी और इसने डीले कर दिया और उस डीले की वजह से बार बार मुझे इसके पास जाना पड़ रहा था। और जब मैं गली से आ जा रही थी तो ये वॉल बना रहे थे और मेरी पायल की आवाज़ सुनकर इनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने कमज़ोर दीवार बनाई और चोर का भाई उसके नीचे आकर मर गया। तो गलती इसमें मेरी नहीं है, गलती उस गोल्डस्मिथ की है। अगर वो बार बार मुझे डेट्स ना देता, बार बार मुझे ना बुलाता, तो मैं गली में बार बार घूमती क्यों, दीवार क्यों कमज़ोर बनती। तो डांसिंग गर्ल ये कहती है। सून द गोल्डस्मिथ वॉज ब्रॉट इन टू द किंग्स कोर्ट। अब इल्ज़ाम आया है गोल्डस्मिथ के ऊपर, यानी कि सोनार के ऊपर, तो उसको किंग के कोर्ट में लाया जाता है। हु सेड दैट ही वॉज बिजी अटेंडिंग अ रिच मर्चेंट्स ऑर्डर दैट टाइम ड्यू टू सम वेडिंग रिचुअल्स इन हिज फैमिली। तब जब गोल्डस्मिथ को बुलाया जाता है तो वो बताता है कि भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक अमीर मर्चेंट था, एक अमीर व्यापारी था, उसने मुझे एक ऑर्डर दिया था क्योंकि उनकी फैमिली में किसी की शादी हो रही थी। किसी वेडिंग रिचुअल में उस ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उस मर्चेंट ने मुझे प्रेशराइज किया था, जिसकी वजह से मैं डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी को नहीं समय पे बना पाया और वो बार बार गली में आ जा रही थी, और जिसकी वजह से उसकी पायल की आवाज़ ने ब्रिक लेयर को डिस्ट्रैक्ट किया और उसने एक कमज़ोर दीवार बनाई। तो अब सारा ब्लेम किसके ऊपर आ गया? मर्चेंट के ऊपर, जिसने ऑर्डर दिया था गोल्डस्मिथ को। Now the merchant was the same whose wall had fallen. अब ये व्यापारी, ये मर्चेंट वही है जिसके घर की दीवार गिरी थी। अब घूम फिर के बात वापस से उस मर्चेंट के ऊपर आ गई है। The merchant pleaded that his father was the one who ordered the jewelry and he was dead already. मर्चेंट कहता है कि ये ज्वेलरी का ऑर्डर तो मेरे पिताजी ने दिया था और ये कितने साल पहले ही मर चुके हैं। But the king decided to punish the merchant for his father's deeds. यानी कि अब किंग ने ये तय कर लिया है कि वो उस व्यापारी को ही पनिश करेगा उसके पापा की गलती के लिए। किंग कहता है कि तुमने अपने फादर से सारी जायदाद इनहेरिट करी है, तुम्हें सारी जायदाद उनकी मिली है, तो उनकी सारी गलतियां भी तुम्हारी होंगी, इसलिए तुम्हारे फादर की जगह पर तुम्हें पनिश किया जाएगा। तो अब फाइनलाइज हो गया है कि मर्चेंट को पनिश किया जाएगा। सो स्टेक वॉज प्रिपेयर्ड फॉर हिम। अब उस मर्चेंट के लिए, उस व्यापारी के लिए फांसी का फंदा तैयार किया जा रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन कराएंगे, मतलब उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हाउएवर द मर्चेंट वॉज एक्सट्रीमली थिन टू फिट द एग्जीक्यूशन स्टेक, यानी कि फांसी का फंदा जो बना था उसमें मर्चेंट फिट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मर्चेंट काफ़ी पतला था और वो फंदा बड़ा बन गया था। सो द किंग ऑर्डर्ड टू फाइंड अ थिक नेक्ड पर्सन टू फिट द स्टेक। तो अब राजा ने क्या ऑर्डर दिया? देखिए मूर्खों के किंगडम में क्या क्या होता है। राजा ने बोला कि अब ये पतला सा मर्चेंट है, फांसी के फंदे में फिट नहीं हो रहा है, तो आप एक ऐसे इंसान को ढूंढिए जिसकी गर्दन मोटी है, जो इस फांसी के फंदे में प्रॉपरली फिट हो जाए। ये तरीका था उनका जजमेंट देने का, एडमिनिस्ट्रेशन करने का, इसलिए ये किंगडम ऑफ फूल्स है। तो किंग ने ऑर्डर दे दिया कि आप मोटी गर्दन वाले आदमी को ढूंढ के लाइए जो इस स्टेक में बिल्कुल फिट हो जाए। द किंग्स मैन searched the entire kingdom and found the disciple as an ideal fit for steak, as he had grown a thick neck by eating to his fill. अब राजा के आदमी पूरे किंगडम में ढूंढ रहे हैं कि कौन है मोटी गर्दन वाला आदमी, कौन स्टेक में फिट हो जाएगा। तो अब इन लोगों को मिलता है कौन? वो डिसिपल, वो शिष्य जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था।
वो शिष्य अब बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है, खा खा कर, क्योंकि उसे एक सिंगल डुड्डू में इतना सब कुछ खाने को मिल रहा था। वो फूडी तो था ही, तो खा पीकर बहुत मोटा हो चुका है, उसकी गर्दन भी काफ़ी मोटी हो चुकी है। तो डिसिपल को पकड़ कर राजा के आदमी अब दरबार में लेकर जाते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। बट एज ही वॉज इनोसेंट ही प्लीडेड विद द किंग नॉट टू पनिश हिम फॉर others' deeds. Since it was a kingdom of fools, no one listened to him. अब वो डिसिपल बिल्कुल निर्दोष था, उसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। अब भाई उसकी गर्दन मोटी है तो डजंट मीन कि तुम उसको फांसी दे दोगे सीधा। अगर वो स्टेक में उसकी गर्दन फिट हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको मौत के घाट उतार दोगे। वो इनोसेंट था, उसने राजा से बहुत मिन्नतें मांगी कि भाई किसी और की गलती के लिए आप मुझे सज़ा मत दो, पर वो किंगडम ऑफ फूल्स था तो किसी ने उसकी बात सुनी नहीं। उनका तो अलग ही तरीका है जजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का, तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। नाउ द डिसिपल बीइंग इन ट्रबल रिमेंबर्ड हिज गुरुज वर्ड्स एंड विश्ड फॉर हिज हेल्प। अब डिसिपल जो है उसको अपने गुरु की याद आ रही है, क्योंकि गुरुजी ने पहले ही उसे वार्न किया था कि भैया ये किंगडम ऑफ फूल्स है, यहाँ पर रहना समझदारी नहीं होगी, तुम भी चलो मेरे साथ। पर उस वक्त डिसिपल ने गुरु की एक नहीं सुनी। गुरुजी चले गए थे, डिसिपल वहीं रह गया था। तो अब उसे याद आ रहा है अपने गुरु की बातें, और वो ये सोचता है कि काश वो यहाँ पर आ जाए मेरी मदद करने के लिए। हिज गुरु हु वॉज ब्लेस्ड विद मैजिकल पावर्स कुड सी हिज डिसिपल्स कंडीशन इन हिज विजन। अब गुरु जी जो थे उनके पास मैजिकल पावर्स थी कि उनके शिष्य ने उन्हें याद किया है, तो अपने विजन के थ्रू वो देख सकते हैं कि वो उनका शिष्य किस कंडीशन में है। उनके पास ये पावर्स थी, तो उन्होंने देख लिया कि उनका जो शिष्य है वो ट्रबल में है, मुसीबत में है। एट वंस ही अराइव्ड टू सेव हिज डिसिपल। और जैसे ही उनके विजन में उन्हें ये पता चला कि उनका डिसिपल खतरे में है, वो तुरंत उसे सेव करने, उसे बचाने पहुंच गया। ही क्वाइटली विस्पर्ड सम वर्ड्स इन हिज डिसिपल्स ईयर्स। और जैसे ही गुरुजी वहां पर पहुंचे, उन्होंने धीरे से अपने शिष्य के कान में कुछ बात बोली, कुछ बुदबुदाया। गुरु आस्क्ड द किंग टू एग्जीक्यूट हिम फर्स्ट एंड हिज डिसिपल आफ्टरवर्ड्स। गुरु कहते हैं कि आप मुझे पहले फांसी दे दीजिए, उसके बाद इस मेरे चेले को फांसी दीजिएगा। डिसिपल सेड, मी फर्स्ट, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पुट मी टू द डेथ फर्स्ट, नॉट हिम। तो शिष्य इतने में कहता है कि नहीं नहीं, तुम मुझे यहाँ पर पहले लाए थे ना, मुझे फांसी दे दो, इन्हें मत देना। गुरु एंड डिसिपल गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब वो गुरु और शिष्य दोनों में झगड़ा हो जाता है कि भाई पहले मेरा एग्जीक्यूशन करो, पहले मुझे मारो, पहले मुझे फांसी पे चढ़ाओ। दोनों अपना अपना बोल रहे हैं कि पहले मुझे मारो, पहले मुझे मारो। द किंग वॉज पजल्ड एंड आस्क्ड द गुरु, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई फर्स्ट। अब किंग ये सब देख रहा है कि मरना क्यों चाहते हैं, ये हो क्या रहा है। तो राजा पूछ लेता है गुरु से कि वाई डू यू वॉन्ट टू डाई फर्स्ट, तुम पहले क्यों मरना चाहते हो। द गुरु टोल्ड हिम इन हिज ईयर्स द सीक्रेट बिहाइंड इट, दैट whoever dies on this new stake first will be reborn as king, and whoever goes next will become the minister of this country. अब गुरु राजा को कहते हैं कि मैं बताऊं आपको सीक्रेट कि मैं पहले क्यों मरना चाहता हूं। देखो, ये जो फांसी का फंदा है ये एकदम नया नया है, इस पे अभी तक किसी का भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, किसी को भी मारा नहीं गया है यहाँ पर। तो ये नया स्टेक बहुत पवित्र है। सबसे पहले इस स्टेक से, यानी इस फांसी के फंदे से जो भी मरेगा, अगले जन्म में वो इस किंगडम का राजा बनेगा, और जो भी व्यक्ति उसके बाद मरेगा उस स्टेक से, वो इस किंगडम का मिनिस्टर बनेगा अगले जन्म में। तो इसलिए आप मुझे पहले मार दीजिए ताकि मैं इस किंगडम का राजा बन जाऊं, उसके बाद मेरे शिष्य को मारिएगा ताकि वो इस राज्य का मंत्री बने और राजा मैं बनूं। द किंग वॉज बैफल्ड, बैफल्ड का मतलब होता है शॉक्ड, एंड ही डिड नॉट वॉन्टेड टू लूज हिज किंगडम टू समवन एल्स इन द सब्सिक्वेंट लाइफ। अब ये चीज़ सुन के किंग बड़ा शॉक्ड रह गया है, वो समझ नहीं पा रहा है वो क्या करे, क्योंकि भाई उसको अपना किंगडम तो लूज करना नहीं है, इस लाइफ में हो या अगली लाइफ में हो उसे ही वहाँ का राजा बनना है। ही डिड नॉट वांटेड टू लूज हिज किंगडम टू समवन एल्स, वो नहीं चाहता था कि उसका राजपाट छिने। So he had a discussion with his minister and finally concluded that they should go on stake to continue being the king and the minister in the next life. अब राजा और मंत्री में हो रही है डिस्कशन। राजा अपने मंत्री से कह रहा है
कि अगर हमें अगले जन्म में भी राजा और मंत्री बनना है इस किंगडम का, तो हमें उस स्टेक से मरना पड़ेगा। उस फांसी के फंदे पर सबसे पहले मैं जाऊंगा और उसके बाद तुम जाना, ताकि हम अगले जन्म में भी इस किंगडम के राजा और मंत्री बने। दैट नाइट दे सीक्रेटली वेंट टू द प्रिजन एंड सेट फ्री द गुरु अलॉन्ग विद हिज डिसिपल। और उस रात को राजा और मंत्री दोनों जेल में जाते हैं और गुरु और उसके डिसिपल यानी कि शिष्य को दोनों को जेल से रिहा कर देते हैं, और वो खुद उस जेल में रहते हैं ताकि अगले सुबह इनका एग्जीक्यूशन हो सके। सबसे पहले राजा को उस स्टेक से फांसी दे दी जाए और उसके बाद उसके मिनिस्टर को। The next morning the king and the minister, who disguised themselves as the guru and his disciple, were executed on the stake. अब अगली सुबह राजा और मंत्री दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है बारी बारी से, क्योंकि गुरु और उसके शिष्य तो जेल से छूट चुके हैं, राजा ने उन दोनों को रिहा कर दिया। अब खुद वो राजा और मंत्री उनकी जगह पर मरे हैं उस फांसी के फंदे के थ्रू। सबसे पहले राजा को फांसी दी गई, उसके बाद मिनिस्टर का एग्जीक्यूशन हुआ। When the people of the kingdom saw that the king along with his minister were executed, they made the guru and disciple as their king and minister respectively. जब वहाँ के लोगों ने देखा कि राजा और मंत्री फाइनली मर चुके हैं, तो उन्होंने राहत की सांस ली। और इतनी समझदारी से जिस तरह से गुरुजी ने सब कुछ प्लान किया, इस पूरी घटना से इम्प्रेस होकर वहाँ उस किंगडम के लोगों ने राजा और मंत्री के लिए उन गुरु शिष्य को चुना। Although the guru was hesitant initially, he finally gave in and reversed the rules of the kingdom, and the people began leading a normal life like other kingdoms. अब गुरुजी शुरू में मना कर रहे थे, हिचकिचा रहे थे उस राज्य का राजा बनने से, बट फाइनली ही अग्रीड। तो गुरुजी वहाँ के राजा बन गए और उनके डिसिपल मंत्री, और उन्होंने जो भी उन राजा मंत्री के द्वारा रूल्स बनाए गए थे उन सबको रिवर्स कर दिया। अब लोग अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं, यानी कि वो रात को सोएंगे और दिन को अपना काम करेंगे। किंगडम में हर एक चीज़ सिर्फ सिंगल डुड्डू की नहीं मिलेगी। जो भी चीज़ें थी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अजीब से थे, वो सभी उन लोगों ने चेंज कर दिए और वहाँ उस किंगडम के लोग नॉर्मल लाइफ जीने लगे बाकी किंगडम्स के लोगों की तरह। सो दैट वॉज इट फॉर दिस स्टोरी। अब देखिए हमने इस स्टोरी से क्या सीखा। This story basically illustrates that we should stay away from foolish people, otherwise we may end up suffering or may fall into trouble for such people. इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला है कि हमें मूर्खों से दूर रहना है। या तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे उनकी वजह से, या तो कुछ बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी डेफिनेटली। तो हमें फुलिश लोगों से दूर रहना है। चलिए अब हम आ गए हैं इस वीडियो के एकदम एंड वाले पार्ट पर, जिसमें हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। Let us begin with the very first question. So the question is, what are the two strange things that Guru and disciple find in the kingdom of fools? Kingdom of fools में दो अजीब सी चीज़ें क्या थी जो गुरु और शिष्य ने नोटिस करी। तो सबसे पहली तो ये चीज़ थी कि लोग दिन को सोते थे और रात को अपना सारा काम करते थे। और दूसरी अजीब चीज़ ये थी कि उस किंगडम में हर एक चीज़ सिंगल डुड्डू की मिल जाती थी। So the answer to this question will be, when the guru and his disciple reach the kingdom of fools, they find the following two strange things. कि जब गुरु और शिष्य किंगडम ऑफ फूल्स में पहुंचे तो उन्होंने दो अजीब सी चीज़ें देखी। All the people sleep during the day and work during the night time. They have trained the cattle and all the other animals also to do the same, as they fear punishment at the hands of the king. तो उन्होंने ये नोटिस किया कि सब लोग दिन में सो रहे हैं और रात को अपना काम कर रहे हैं। इवन वहाँ के जानवर भी ऐसा ही करते थे। वो रात को अपना खेतों में जाते, यहाँ वहाँ घूमते और दिन को सोते थे, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उनके लिए राजा ने एक रूल बनाया था कि सभी लोग दिन में सोएंगे और रात को अपना काम करेंगे, और लोग डर के मारे इस रूल को फॉलो किया करते थे। दूसरी एक अजीब चीज़ ये थी कि एवरीथिंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स, अ बैग ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास कॉस्ट 1 डुड्डू। एक पूरा बोरी भर के चावल और एक बनाना का गुच्छा, दोनों का ही प्राइस 1 डुड्डू ही
होता था, यानी कि एवरीथिंग इन द किंगडम कॉस्टेड 1 डुड्डू ओनली। आप कुछ भी खरीद सकते हो 1 डुड्डू से। द गुरु इज एस्टोनिश्ड एंड हिज डिसिपल इज एक्साइटेड टू रियलाइज दैट फूड इज सो चीप इन द किंगडम। अब गुरु बहुत एस्टोनिश्ड हो जाते हैं इस चीज़ को देखकर, और उनका शिष्य बहुत एक्साइटेड कि खाना इतना ज़्यादा सस्ता है, सब कुछ यहाँ पर इतना ज़्यादा चीप है, जिसकी वजह से गुरु जी तो वहाँ से चले जाते हैं, पर वो शिष्य उसी किंगडम में रह जाता है, जिसका उसे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। वो मुसीबत में फंस जाता है फालतू की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द डिसिपल डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स एंड इज इट अ गुड आइडिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डिसिपल ने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि वो किंगडम ऑफ फूल्स में रह जाएगा, और क्या उसका ये डिसीजन सही था। सो डिसिपल वॉज अ ग्रेट फूडी, उसे खाने का बड़ा शौक था, और वो इतना सस्ता खाना देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो गया था। वो खूब सारा खाना खाना चाहता था और आराम से रहना चाहता था। एक सिंगल डुड्डू में किंगडम ऑफ फूल्स में बहुत कुछ मिल जाता, इस वजह से वो वहाँ पर रुकना चाहता था। क्वेश्चन का अगला पार्ट ये पूछ रहा है कि क्या उसका ये डिसीजन सही था। सो द आंसर टू दैट विल बी, उसका ये डिसीजन बिल्कुल गलत था, क्योंकि आखिरी में हमने स्टोरी में ये देखा था कि उस डिसिपल को एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जाता है, क्योंकि उसकी गर्दन मोटी थी और वो फांसी के फंदे में प्रॉपर फिट हो जाएगी। सिर्फ इसी रीज़न से उसको फांसी होने ही वाली थी कि गुरुजी ने उसको बचा लिया। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, द डिसिपल लव्स फूड, उसे खाना बहुत पसंद था। ही गेट्स एक्साइटेड टू सी सच चीप फूड अवेलेबल इन द किंगडम ऑफ फूल्स। किंगडम ऑफ फूल्स में खाना इतना ज़्यादा सस्ता था, जिसको देखकर वो डिसिपल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एज ही वॉन्ट्स टू रिलिश मोर एंड मोर फूड, ही स्टेज बैक इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो वो बहुत सारा खाना खाना चाहता था, आराम से अपना ज़िंदगी जीना चाहता था, इस वजह से वो डिसिपल वहीं पर रह गया। हिज डिसीजन वॉज नॉट अ गुड वन एज ही गॉट इन टू ट्रबल। और डिसिपल का डिसीजन बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि इस डिसीजन की वजह से ही वो मुसीबत में फंस गया था। ऑल्दो ही वॉज इनोसेंट, द किंग्स मैन टुक हिम फॉर द एग्जीक्यूशन एज दे नीडेड अ फैट पर्सन हु कुड बी किल्ड इजिली बाय द स्टेक। उसका डिसीजन गलत क्यों था, क्योंकि वो इनोसेंट था, उसकी कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी राजा के आदमी उसको एग्जीक्यूशन के लिए लेकर चले गए थे, क्योंकि उनको एक मोटे इंसान की ज़रूरत थी, जिसको आराम से स्टेक में फिट किया जा सके, जिसकी गर्दन आराम से स्टेक में फिट हो जाए। बस इसी कारण की वजह से उसको मौत के घाट उतारने ही वाले थे वो लोग, कि गुरुजी ने उनको बचा लिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव द रीजंस फॉर देयर ट्रायल। सवाल आपसे पूछ रहा है कि आपको उन सभी लोगों के बारे में बताना है जिनको कोर्ट में पेश किया गया था। अब आपको रीज़न भी बताना है कि क्यों इन लोगों को कोर्ट में पेश किया गया था। तो बहुत सारे लोगों की पेशी हुई थी कोर्ट में। सबसे पहले तो उस मर्चेंट को बुलाया गया था जिसके घर की दीवार गिरी थी, फिर उस ब्रिक लेयर को बुलाया गया जिसने उस दीवार को बनाया था, फिर उस डांसिंग गर्ल को बुलाया गया जिसकी वजह से ब्रिक लेयर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ था, फिर उस गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया था जिसकी वजह से बार बार वो लड़की डांसिंग गर्ल जो थी वो स्ट्रीट में आ जा रही थी, फिर उस मर्चेंट की पेशी हुई जिसकी वजह से गोल्ड स्मिथ ने डांसिंग गर्ल का काम डिले किया था। इन सभी लोगों की पेशी कोर्ट में हुई थी। सो व्हेन द मर्चेंट्स वॉल कोलैप्स्ड द थीफ डाइड। जब व्यापारी के घर की दीवार गिर गई थी तो वो चोर मर गया था। हिज ब्रदर कंप्लेन्ड टू द किंग एंड आस्क्ड फॉर कंपनसेशन। और इस चीज़ की शिकायत लेकर राजा तक पहुंच गया कौन? चोर का भाई। और उसने बोला कि भाई मुझे तो मेरे भाई की मौत का कंपनसेशन चाहिए। द किंग कॉल्ड द मर्चेंट हु वॉज द ओनर ऑफ द हाउस। तो जिसके घर की दीवार गिरी थी उस घर के ओनर को, यानी कि उस व्यापारी मर्चेंट को बुलाया गया कोर्ट में। मर्चेंट ब्लेम्ड द ब्रिक लेयर एज ही मेड अ वीक वॉल एंड दैट्स वाई इट कोलैप्स्ड। तो मर्चेंट ने आते ही ब्लेम कर दिया किसको? मिस्त्री को। भाई ब्रिक लेयर की गलती है, इसने दीवार कमज़ोर बनाई, इस वजह से वो गिर गई। द ब्रिकलेयर प्लीडेड दैट द डांसिंग गर्ल डाइवर्टेड हिज अटेंशन। ब्रिकलेयर ने कहा कि डांसिंग गर्ल ने मेरा अटेंशन डाइवर्ट किया, वो पायल पहनकर पूरी गली में घूम रही थी जिसकी वजह से मेरा ध्यान उस तरफ चले गया और दीवार कमज़ोर बन गई। द डांसिंग गर्ल ब्लेम्ड द ओल्ड गोल्ड स्मिथ फॉर डिलेइंग हर ज्वेलरी। डांसिंग गर्ल ने किसके ऊपर ब्लेम किया? उस सोनार के ऊपर, उस गोल्ड स्मिथ के ऊपर जिसने उसकी ज्वेलरी बनाने में डिले कर दिया था, जिसकी वजह से उसे बार बार स्ट्रीट में आना जाना पड़ रहा था।
बट द गोल्डस्मिथ ब्लेम्ड द रिच मर्चेंट हुज प्रेशर मेड हिम वर्क फॉर देम फर्स्ट। पर गोल्डस्मिथ ने उस सोनार को जब बुलाया गया तो उसने ब्लेम कर दिया मर्चेंट के ऊपर कि एक मर्चेंट था, एक अमीर सा मर्चेंट, उसने मुझे प्रेशराइज किया क्योंकि उनके घर पे वेडिंग का कोई फंक्शन था। उसके प्रेशर की वजह से मुझे उसका काम पहले करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं बार बार डांसिंग गर्ल को मना कर रहा था और वो स्ट्रीट में आ जा रही थी, जिसकी वजह से इसकी पायल से डिस्ट्रैक्ट होकर ब्रिक लेयर ने कमज़ोर दीवार बनाई और वो दीवार के नीचे आकर चोर का भाई मर गया। सो दिस वॉज द सेम मर्चेंट हुज वॉल वॉज कोलैप्स्ड। तो ये जो आखिरी में ब्लेम जिस मर्चेंट के ऊपर आया हुआ होता है, ये वही मर्चेंट है जिसके घर की दीवार गिरी थी। सो ऑल दीज पीपल वर क्वेश्चनड इन द कोर्ट। कोर्ट में इन सभी लोगों को पेश किया गया था और इनसे सवाल पूछे गए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग एंड वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट? किंग के हिसाब से असली कल्प्रिट कौन था और वो पनिशमेंट से कैसे बच गया? सो अकॉर्डिंग टू द किंग, द रियल कल्प्रिट वॉज द मर्चेंट्स डेड फादर। किंग के हिसाब से मर्चेंट के जो फादर थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने गोल्डस्मिथ को ऑर्डर दिया था ज्वेलरी बनाने के लिए, उनकी ही सारी गलती थी। वो ना तो ऑर्डर देते, ना उनके प्रेशर की वजह से गोल्डस्मिथ बार बार डांसिंग गर्ल को मना करता, ना उसका ऑर्डर डिले होता और ना वो स्ट्रीट में आती, ना उसके पायल की आवाज़ ब्रिक लेयर के कानों में जाती, ब्रिक लेयर का ध्यान डाइवर्ट नहीं होता तो कमज़ोर दीवार नहीं बनती। तो किंग के हिसाब से असली कल्प्रिट मर्चेंट के फादर थे। एज ही वॉज डेड ही कुड नॉट बी पनिश्ड एंड इन द प्लेस ऑफ हिम हिज सन हु हैड इनहेरिटेड ऑल हिज प्रॉपर्टी वुड बी पनिश्ड। तो राजा ने सोचा कि अब वो मर गए हैं, उनको तो पनिश किया नहीं जा सकता है, पर उनके जो बेटे हैं जिन्होंने उनसे सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ इनहेरिट किया है, उनकी सारी गलतियां भी इन्हीं की हैं। तो मर्चेंट के फादर की जगह पर मर्चेंट को पनिश करने का डिसाइड किया गया। अब सवाल क्या अगला पार्ट पूछ रहा है कि वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, कि भाई वो सज़ा से बच कैसे जाता है। सो द आंसर टू दिस विल बी the merchant escapes the punishment as the minister feels that he is too thin to be killed by the stake. मर्चेंट मरने से इसलिए बच जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतला था और उसको उस फांसी के फंदे में फिट करके नहीं मारा जा सकता था। He was too thin to killed by the stake. उस फांसी के फंदे से मरने के लिए वो बहुत ज़्यादा पतला था। अगला क्वेश्चन है, What are the Guru's words of wisdom and when does the disciple remember them? गुरु ने कुछ समझदारी की बात डिसिपल को बताई थी, वो क्या शब्द थे हमें वो बताना है। और क्वेश्चन में पूछा है कि गुरु के वो शब्द डिसिपल को कब याद आते हैं। तो गुरु ने पहले ही डिसिपल को बताया था कि भाई ये किंगडम ऑफ फूल्स है, यहाँ पर अगर तुम रहोगे तो मुसीबत में फंस जाओगे, पर उसने गुरु की एक नहीं मानी। फिर जब वो मुसीबत में फंस गया तब जाकर उसको गुरु के बातों की याद आई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, द गुरु हैड टोल्ड हिज डिसिपल दैट द प्लेस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड दैट प्लेस वॉज अनसेफ फॉर देम। तो गुरु ने शिष्य को पहले ही बताया था कि भाई ये मूर्खों का साम्राज्य है, ये हमारे लिए अनसेफ है। ही हैड आस्क्ड हिज डिसिपल टू लीव द प्लेस एट वंस। तो गुरु ने अपने शिष्य को ये भी कहा था कि तुम इस राज्य को छोड़ के मेरे साथ चलो। द डिसिपल इज रिमाइंडेड ऑफ हिज गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम व्हेन ही लैंड्स इनटू ट्रबल। और ये शब्द उसे कब याद आते हैं, जब वो मुसीबत में फंस जाता है। When the king's men take him for the execution, he prays to his guru and asks him to save his life. जब राजा के आदमी उसको एग्जीक्यूशन के लिए लेके जा चुके होते हैं तब उससे अपने गुरु की बात याद आती है कि उन्होंने सही कहा था। अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पर। सो द क्वेश्चन इज, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ? गुरु जी ने कैसे अपने शिष्य की जान बचाई? हमें आंसर करना है इस क्वेश्चन को। सो द गुरु वॉज अ वाइज एंड इंटेलिजेंट मैन। गुरु बहुत समझदार थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। ही ट्रैप्स द फुलिश किंग इन हिज टॉक्स। और वो अपनी बातों में राजा को फंसा लेते हैं। ही सेज दैट एज ही इज द गुरु ही इज सीनियर टू हिज डिसिपल एंड सो ही शुड बी किल्ड फर्स्ट। तो गुरु जी कहते हैं कि मैं सीनियर हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो मुझे पहले फांसी के फंदे पे चढ़ा दो। द किंग गेट्स कन्फ्यूज टू सी द गुरुज ईगरनेस टू डाई। और ये देखकर राजा बहुत शॉक्ड रह जाता है कि भाई इसको मरने की इतनी जल्दी क्यों है।
ही आस्क्स हिम द रीज़न फॉर इट। तो अब राजा से पूछा जाता है कि भाई आपको इतनी जल्दी क्यों है मरने की। On being promised that he would be killed first, the Guru says that as the stake is a new one, it has not killed any criminal. He adds that the person who would be killed by the stake first would be reborn as the king of the kingdom, and the second person who would be killed by the stake would be reborn as the minister of the kingdom. तो जब राजा गुरुजी से पूछते हैं कि भाई आपको मरने की इतनी जल्दी क्यों है, तो गुरुजी कहते हैं आप पहले मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे ही पहले इस नए नए फांसी के फंदे से मारेंगे। तो राजा कह देता है हाँ चलो भाई ठीक है। तो फिर गुरुजी बताते हैं कि ये फांसी का फंदा एकदम नया नया है, इसने आज तक एक भी क्रिमिनल को मारा नहीं है, तो ये फांसी का फंदा बिल्कुल प्योर है। सबसे पहले जो इस फांसी के फंदे से मरेगा अगले जन्म में जाकर वो राजा बनेगा इस किंगडम का, और इस फांसी के फंदे से दूसरे नंबर पे जो मरेगा वो इस राज्य का मंत्री बनेगा। The king considers the guru to be genuine and so tells his minister that they should not lose their kingdom in the next birth. तो किंग को लगता है कि वो एकदम सच कह रहे हैं, तो राजा अपने मंत्री से कहता है कि अगले जन्म में भी हमें ही यहाँ का राजा और मंत्री बनना है। I don't want to lose my kingdom. मैं अपना साम्राज्य खोना नहीं चाहता। And in this way, the king decides to save his kingdom and get himself and his minister killed by the stake in the place of guru and disciple. तो अब राजा ये डिसाइड करता है कि गुरु और शिष्य को छोड़कर उनको फ्री करके राजा और मंत्री खुद उस फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दे देंगे, क्योंकि अगले जन्म में भी वो वहाँ के राजा और मंत्री बनना चाहते थे। Hence the guru saves his disciples life like this. और इस तरह से पूरे ट्रैप में किंग और मिनिस्टर को फंसा कर गुरु जी ने अपने डिसिपल की यानी अपने शिष्य की जान बचा ली। सो दैट इज़ इट फॉर दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहीं पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आपसे मिलेंगे हम आगे आने वाले वीडियोस में दूसरे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के साथ।